हाँ विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन का नियमन। जो हमारे बॉडी में श्वसन क्रिया चलती है उसका नियमन या रेगुलेशन कैसे होता है। तो हम किस तरह से फेफड़ों में हवा को भरते हैं, वायु को भरते हैं और फिर उसको बाहर निकालते रहते हैं। फेफड़े हमारे फूलते हैं और फिर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। तो क्या ये ऐसे ऑटोमेटिक हो रहा है क्या? तो ये हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। ये एक श्वसन है, वो एक अनैच्छिक क्रिया है। हालांकि कुछ समय के लिए अपन जैसे सांस को रोकने का प्रयास करते हैं तो कुछ समय बाद हमें श्वसन की क्रिया करनी होती है। तो ये सारा कंट्रोल हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। ये श्वसन की क्रिया का जो कंट्रोल है, नियमन है, वो हमारी तंत्रिकाओं का काम है। तो इसमें ऐसे कुछ सेंटर होते हैं, केंद्र होते हैं। उन केंद्रों से आवेग आते हैं और इस श्वसन की क्रिया का नियमन किया जाता है कि उसको कब उत्सर्जन करना है, कब वायु को फेफड़ों में भरना है, कब वायु को बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, उसके तंत्रिका तंत्र के कुछ सेंटर केंद्र होते हैं। उन केंद्रों के द्वारा श्वसन की क्रिया का नियमन किया जाता है। तो हम उसी केंद्रों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, हमारी जो श्वसन है वो एक अनैच्छिक क्रिया है, मतलब हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके लिए अनैच्छिक क्रिया है। और इस श्वसन के नियमन के लिए, श्वसन के नियमन के लिए हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क, और मस्तिष्क भी कौन सा, जो पश्च मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। जो हमारे पश्चिम मस्तिष्क के 2 पार्ट हैं महत्वपूर्ण, जिनमें एक केंद्र होता है, एक तो मेडुला ऑम्ब्लांगेटा, वह एक जो पोन्स होता है, उस पोन्स में 2 केंद्र पाए जाते हैं। श्वसन के नियमन के लिए हमारे मस्तिष्क का जो पश्चिम मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क में 2 पश्चिम मस्तिष्क के पश्चिम मस्तिष्क में स्थित, जिसको अपन कहें श्वसन केंद्र द्वारा होता है। तो 2 श्वसन केंद्र होते हैं, एक तो होता है मेडुला ऑम्ब्लांगेटा में और एक होता है हमारे पोन्स के अंदर। ये जो मेडुला ऑम्ब्लांगेटा है, इसमें 2 तरह के श्वसन केंद्र होते हैं। एक तो होता है हमारे निश्वसन को प्रेरित करने वाला निश्वसन केंद्र, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इंस्पायरेटरी सेंटर, ये होगा। तो ये नाम से स्पष्ट है, ये किसको उद्दीप्त करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, हमारे निश्वसन को, अर्थात वायु को फेफड़ों में भरने की क्रिया को ये प्रेरित करेगा। दूसरा इसका, अभी ये केंद्र जो होता है ना, ये निश्वसन केंद्र, ये हमारे जो मेडुला होता है उसकी पृष्ठ सतह पर होता है। तो ये कहाँ पर होता है? ये मेडुला की पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। पृष्ठ सतह का मतलब हो गया हमारी रीढ़ की हड्डी की ओर, वर्टिब्रल कॉलम की ओर पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। अतः इसे पृष्ठ श्वसन केंद्र भी कहेंगे हम, क्योंकि पृष्ठ सतह पर पाया जाता है तो इसको हम पृष्ठ श्वसन केंद्र भी कहते हैं। दूसरा इसका केंद्र होता है जो उस श्वसन को प्रेरित करेगा, उस श्वसन केंद्र, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे एक्सपायरेटरी सेंटर। ये किसको प्रेरित करेगा? ये उस श्वसन को प्रेरित करेगा। उस श्वसन का मतलब क्या है? लंग्स से वायु को बाहर भेजना। तो ये इस हमारे फेफड़ों से वायु जब बाहर जाती है तो उस क्रिया को अपन उस श्वसन कहते हैं। तो ये फेफड़ों से वायु को बाहर जाने के लिए किस तरह से काम करेगा वो अपन देखेंगे। ये जो होता है ये हमारे मेडुला के अधर सतह पर होता है। पृष्ठ और अधर सतह 2 होती है। पृष्ठ सतह होती है हमारी रीढ़ की हड्डी की ओर और अधर सतह होती है हमारे हृदय की ओर। तो अधर सतह पर ये पाया जाता है।
पाया जाता है, अतः इसे क्या कह देंगे? अधर श्वसन केंद्र। इसको अधर श्वसन केंद्र कहते हैं। देखो इसको तो अपन कहेंगे पृष्ठ डोर्सल सेंटर कहेंगे, और इसको कहेंगे अपन वेंट्रल सेंटर। पृष्ठ सतह पर पाया जाता है इसलिए पृष्ठ श्वसन केंद्र हो गया, और अधर सतह पर पाया जाता है इसलिए ये अधर श्वसन केंद्र हो गया। तो ये दो तरह के केंद्र हमारे मेडुला के अंदर पाए जाते हैं। और दूसरा जो पोन्स में पाया जाता है, उस पोन्स में एक केंद्र पाया जाता है, एक सेंटर है जिसको अपन बोलते हैं न्यूमोटेक्सिक्स केंद्र। न्यूमोटेक्सिक केंद्र ये हमारे श्वसन के जो मस्तिष्क है उसके पोन्स के अंदर पाया जाता है। इस तरह से दो अंग होते हैं मेडुला और पोन्स, वहाँ पर टोटल 3 प्रकार के केंद्र पाए जा रहे हैं जो हमारे श्वसन की क्रिया को कंट्रोल करेंगे। अभी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे इस बॉडी में तंत्रिका तंत्र से जो आवेग आएंगे वो केवल निश्वसन के लिए आएंगे। मतलब तंत्रिका आवेगों की आवश्यकता केवल निश्वसन को होगी, उस श्वसन के लिए कोई भी प्रकार का तंत्रिका आवेग नहीं आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र से जो आवेग आते हैं वो आवेग केवल निश्वसन केंद्र के लिए आते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। जबकि उस श्वसन केंद्र के लिए कोई विशेष आवेग नहीं आते। मतलब होगा क्या कि जो तंत्रिका तंत्र है वो केवल आवेग भेजेगा निश्वसन केंद्र को। निश्वसन केंद्र क्या करेगा? निश्वसन को प्रेरित करेगा, और फिर ये जैसे आवेग खत्म होगा अपने आप उस श्वसन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो हम इन सेंटर्स को देखेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं। तो हमने ये बात यहाँ पर देख ली है कि जो आवेग आएंगे वो केवल निश्वसन केंद्र के लिए आते हैं। उस श्वसन केंद्र के लिए कोई विशेष आवेग नहीं आएंगे, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि जो हमारे मेडुला के अंदर जो सेंटर है, मेडुला ओम्ब्लोंगेटा में जो श्वसन केंद्र पाए जा रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें कितने श्वसन केंद्र बताए हमने? 2 श्वसन केंद्र बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला हमने क्या कौन सा पढ़ा? निश्वसन केंद्र, इनको हमने कहा इंस्पायरेटरी सेंटर का, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ये कहाँ होता है? ये मेडुला ओब्लांगेटा को कभी कभार मेडुला भी लिखा जाता है। तो ये मेडुला के पृष्ठ सतह पर है, पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। इस कारण हम इनको क्या कह रहे हैं? पृष्ठ श्वसन केंद्र कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा? देखो ये जो केंद्र होगा, ये श्वसन जो निश्वसन केंद्र होगा ये किसको कंट्रोल करेगा? नाम से स्पष्ट है, ये निश्वसन को कंट्रोल करता है। ये निश्वसन को कंट्रोल करेगा। अब इसमें होगा क्या? तो यहाँ पर ये होगा कि सामान्य श्वसन के लिए क्या होगा कि जो हमारा ये जो मेडुला का जो ये निश्वसन केंद्र है, निश्वसन केंद्र, यहाँ से आवेग आएंगे, ये आवेग भेजेगा। और आवेग ये भेजेगा किसको? एक तो डायफ्राम को, वह जो इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब अंतर परसुका पेशियाँ, जो 2 जोड़ी बताई, हम 2 प्रकार की बताई थी, बाह्य और आंतरिक अंतर परसुका पेशियाँ, इनको आवेग भेजेगा। मतलब ये जो केंद्र है ना, ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को 2 सेकंड के लिए आवेग भेजेगा। कितने समय के लिए?
2 सेकंड के लिए, केवल 2 सेकंड के लिए आवेग भेजेगा, तो ये क्या करेगा, डायफ्राम संकुचित होना प्रारंभ कर देगा और भाई इंटरकोस्टल मसल है वो ऊपर उठना चालू कर देगी, तो जिससे फेफड़ों का आयतन है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। डायफ्राम तो नीचे चले जाएगा। जैसे ये हमारी, ये पहले डायफ्राम है ये स्थिति, और जो पसलियां है वो पसलियां क्या होती है, जो भाई ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो ऊपर उठने लगेगी, डायफ्राम है ये सिकुड़ कर नीचे चला जाएगा इस तरह चपटा होके, तो हमारे जो वक्ष को है उसका आयतन बढ़ने लग जाएगा धीरे धीरे, जिससे क्या होगा, डायफ्राम को ये भेजेगा, जिससे इनमें क्या होगा, संकुचन प्रारंभ हो जाएगा। और जब संकुचन प्रारंभ हो जाता है तो निःश्वसन शुरू हो जाएगा, निःश्वसन शुरू हो जाता है। जैसे ही डायफ्राम चपटा हो, इस इम्पल्स के कारण, आवेग के कारण डायफ्राम, डायफ्राम को संकुचित करने के लिए इम्पल्स भेज रहा है ये निःश्वसन केंद्र, तो ये चपटा जाएगा और फिर पसलियाँ ऊपर की ओर उठेगी, तो निःश्वसन शुरू हो जाएगा हमारा। इसके बाद में क्या होगा, निःश्वसन शुरू हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, मतलब मेडुला से निःश्वसन केंद्र से आवेग आए, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को वो आवेग मिले, 2 सेकंड के लिए वो आवेग आए, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का संकुचन प्रारंभ हो गया, निःश्वसन शुरू हो गया। इसके बाद क्या होगा, 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, मतलब 3 सेकंड के लिए ये जो आवेग हैं ये आवेग रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। 3 सेकंड के लिए आवेग रुक गए तो क्या होगा, तो डायफ्राम व इंटरकोस्टल मसल्स का उद्दीपन भी रुक जाता है। मतलब 2 सेकंड के लिए आवेग आए तो इनमें संकुचन शुरू हो गया, और जैसे आवेग खत्म होते हैं इनका जो संकुचन है वो बंद हो जाएगा, तो ये अपनी पूर्व स्थिति में आना चालू कर देंगे, जिससे ये पेशियाँ, दोनों ही पेशियाँ होती है, तो जिससे ये पेशियाँ शिथिल हो जाती है। शिथिल का मतलब आराम की अवस्था में आ जाती है, तो ये दोनों शिथिल हो गई, और जैसे ही दोनों शिथिल होती है यानी डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में जाएगा और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो शिथिल होगी, तो हमारी पसलियों में भार होता है, तो पसलियाँ भार के कारण नीचे की तरफ जाती है, डायफ्राम वापस ऊपर की तरफ आता है, तो वक्ष का आयतन कम होने लगता है, और उस श्वसन, जिससे क्या होगा, उस श्वसन की जो प्रक्रिया है उस श्वसन शुरू हो जाता है। ये देखो ये स्थिति है। तो यहाँ पर आपने नोट किया होगा, उस श्वसन के लिए किसी भी तरह का कोई आवेग हमें प्राप्त नहीं होता है, तो उस श्वसन के लिए कोई आवेग नहीं आया, तो इस मतलब आवेग आता है केवल और केवल निःश्वसन के लिए। तो निःश्वसन के लिए 2 सेकंड के लिए आवेग आया, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल संकुचित हुई, निःश्वसन शुरू हो गया। उसके बाद में 3 सेकंड के लिए आवेग रुक गए, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का भी उद्दीपन रुक गया, ये पसलियां हैं वो ये मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो गई, और अपने आप इसके तुरंत बाद उस श्वसन शुरू हो जाता है। मतलब उस श्वसन के लिए कोई विशेष आवेग की आवश्यकता नहीं होती है, ये क्रिया जीवन भर चलती रहेगी। इसके अंदर से आवेग आएंगे, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल संकुचित होंगे, निःश्वसन शुरू हो जाएगा, उसके बाद आवेग बंद हो जाएगा, उस श्वसन शुरू हो जाएगा, आवेग आएगा, निःश्वसन शुरू हो जाएगा, आवेग बंद होगा, उस श्वसन शुरू हो जाएगा। ये क्रिया जिंदगी भर के लिए चलती रहती है। अब ये तो काम होता ही होता है, इसके अलावा क्या होता है कि कुछ ऐसे विशेष पदार्थ होते हैं, जैसे इसकी बात करें अपन, हैं कुछ उद्दीपक पदार्थ, जैसे उद्दीपन पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड व H भी श्वसन नियमन में भूमिका निभाते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H, तो ये कैसे भूमिका निभाते हैं, देखो कि जब CO2 व H की सांद्रता रक्त में
बढ़ जाती है। जब इन दोनों की सांद्रता रक्त में बढ़ जाती है तो ये क्या करेंगे, रक्त में बढ़ जाती है तो शरीर में क्या होते हैं, शरीर में कुछ रसायन ग्राही होते हैं, रसायन ग्राही ये ऐसे केंद्र होते हैं जो रासायनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। तो ये रसायन ग्राही यहाँ से उत्तेजित हो जाएंगे और ये रसायन ग्राही उद्दीप्त, और ये आवेग किसको भेजेंगे, ये आवेग भेजेंगे निःश्वसन केंद्र को। मतलब अगर शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और H की सांद्रता बढ़ जाती है तो शरीर में जो रसायन ग्राही केंद्र होते हैं वो उद्दीप्त हो जाएंगे, वो उत्तेजित हो जाएंगे, और वो वहाँ से आवेग भेजेंगे इस निःश्वसन केंद्र को कि आप निःश्वसन कीजिए। शरीर में इन कार्बन डाइऑक्साइड और H की सांद्रता बढ़ गई है जो शरीर के लिए सही नहीं है, तो आप निःश्वसन केंद्र को ये कहेंगे, आवेग भेजेंगे कि आप निःश्वसन को चालू कीजिए। तो निःश्वसन केंद्र क्या करेगा, आवेग भेजेगा। आवेग किसको भेज देगा, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को, और ऊपर वाली जो क्रिया है वो चालू हो जाएगी इस तरह से। तो देखो कुछ पदार्थ हैं जो उद्दीपक का काम करेंगे। जैसे अगर शरीर में जब अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और H हो जाते हैं तो हमारे शरीर में रसायन ग्राही होते हैं जिनको कीमो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ये आवेग भेजेंगे और निःश्वसन केंद्र को कहेंगे कि आप आवेग भेजिए जिससे निःश्वसन हो और हम इन कार्बन डाइऑक्साइड और H की जो मात्रा है वो कम हो, ऑक्सीजन शरीर के अंदर आए। तो इस तरह से काम होने वाला है। नेक्स्ट इसके साथ और क्या क्या होता है, एक प्रक्रिया और होती है यहाँ पर कि जब हमारे जो फेफड़े होते हैं, जब फेफड़े वायु द्वारा भर जाते हैं यानी निःश्वसन हो जाता है, तब हमारी जो श्वास नली है, श्वसनी है जिसको अपन कह रहे हैं ब्रोंकी। उस ब्रोंकी में क्या होता है, जब फेफड़े वायु से पूरे भर जाते हैं तो श्वसनी जो ब्रोंकी होती है उस ब्रोंकी में कुछ स्फीतग्राही जिनको अपन बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, मतलब जब फेफड़े पूरे भर गए तो हमारी जो श्वसनी होती है, ब्रोंकी होती है, उसमें कुछ स्फीतग्राही होते हैं। स्फीत का मतलब होता है फूलना। स्फीत का मतलब क्या होता है, फूलना। पूरी तरह से फेफड़े फूल जाते हैं, उनमें हवा भर जाती है। तो श्वसनी के स्फीतग्राही ये कहेंगे कि अब बस करो और हमें हवा की जरूरत नहीं है। तो जो ये स्फीतग्राही होते हैं ये क्या करते हैं, एक नर्व होती है वेगस तंत्रिका, जो शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है, वेगस तंत्रिका द्वारा जो उच्च श्वसन केंद्र होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, उस श्वसन केंद्र को आवेग भेजते हैं, आवेग भेजा जाता है। उस श्वसन केंद्र को क्यों भेजा जाएगा कि फेफड़ों में वायु पूरी तरह से भर चुकी है, अब आप इस वायु को बाहर निकाल लिए। तो ये क्या करेगा, उस श्वसन केंद्र को भेज दिया, तो ये उस श्वसन केंद्र क्या करेगा, निःश्वसन केंद्र को इंपल्स भेजेगा जिससे निःश्वसन रुक जाता है और कुछ समय बाद में उस श्वसन शुरू हो जाता है। उस श्वसन केंद्र को आवेग भेजेगा और ये जो उस श्वसन केंद्र है ये फिर उस श्वसन केंद्र आवेग को निःश्वसन को भेजता है जिससे निःश्वसन रुक जाता है और कुछ समय बाद
उशोषण शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद उशोषण शुरू हो जाएगा। जैसे उशोषण होगा, ये स्फीतग्राहियों के आवेग खत्म हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाएंगे, और उशोषण केंद्र भी निष्क्रिय हो जाएगा। अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही स्फीतग्राहियों के आवेग, स्फीतग्राहियों मतलब ये है कि उशोषण पूरा होने के बाद स्फीतग्राही के आवेग क्या हो गए, समाप्त। और आवेग समाप्त हो गए तो उशोषण केंद्र निष्क्रिय हो जाता है। उशोषण केंद्र निष्क्रिय हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होगा, वापस धीरे धीरे निःश्वसन शुरू हो जाता है। मतलब हमारे ब्रोंकी में स्फीतग्राही होते हैं, जिससे पूरे फेफड़े फैल जाते हैं, तो वो स्फीतग्राही क्या करते हैं, उशोषण केंद्र को आवेग भेजेंगे, और उशोषण केंद्र फिर किसको आवेग भेजेगा, निःश्वसन केंद्र को भेजेगा। निःश्वसन केंद्र क्या करेगा, उशोषण केंद्र निःश्वसन को कहेगा कि आप निःश्वसन को रोकिए, तो निःश्वसन रुक जाएगा, और कुछ समय बाद में उशोषण शुरू हो जाएगा। निःश्वसन रुक जाएगा तो कुछ समय बाद उशोषण हो जाएगा। जिससे पूरा उशोषण हो जाएगा, स्फीतग्राही के आवेग खत्म हो गए, उशोषण केंद्र पुनः निष्क्रिय हो गया, और धीरे धीरे निःश्वसन पूरा शुरू हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है श्वसन की, एक इम्पोर्टेंट क्रिया है श्वसन की, इस क्रिया को एक नाम है हेरिंग ब्रूयर स्फीत प्रतिवर्त कहते हैं। ये याद रखिएगा, स्फीत प्रतिवर्त कहते हैं। हेरिंग ब्रूयर स्फीत प्रतिवर्त, इन दोनों ने इनका अध्ययन किया था। हम पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं कि आवेग केवल निःश्वसन केंद्र के लिए आते हैं, तंत्रिका तंत्र से। उस श्वसन केंद्र के लिए कोई आवेग नहीं आता है। तो होगा क्या, जैसे ही फेफड़े भर जाएंगे, श्वसनी में उपस्थित स्फीतग्राही उस श्वसन केंद्र को आवेग भेजेंगे। उस श्वसन को क्यों भेजेंगे कि आप उस श्वसन कीजिए। अब उस श्वसन खुद तो कुछ नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, निःश्वसन केंद्र को आवेग भेजेगा कि आप निःश्वसन को रोकिए। तो निःश्वसन केंद्र क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए निःश्वसन को रोक देगा। अब जैसे निःश्वसन थोड़ी देर के लिए रुकेगा, उस श्वसन शुरू हो जाएगा, अर्थात फेफड़ों से हवा बाहर चली जाएगी। जब पूरी तरह से उस श्वसन पूरा हो जाता है, तो स्फीतग्राही के आवेग भी समाप्त हो जाएंगे, और जब ये आवेग समाप्त हो जाएंगे तो उस श्वसन केंद्र भी निष्क्रिय हो जाएगा, और धीरे धीरे वापस निःश्वसन शुरू हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी निःश्वसन केंद्र की काम। अब पढ़ते हैं हमारे जो उच्च श्वसन की क्रिया है वो किस तरह से संपन्न होती है। उच्च श्वसन की क्रिया, तो दूसरा पॉइंट है हमारा उच्छ्वसन केंद्र, जो हमने कहा एक्सपायरेटरी सेंटर। तो ये कहाँ पर होता है, ये हमारे मेडुला के अधर सतह पर। इस कारण इसको क्या कहते हैं, अधर श्वसन केंद्र भी कहते हैं। ये तो कह रहे हैं इसको। अब हमने ये कहा कि तंत्रिका तंत्र उस श्वसन के लिए किसी भी तरह का आवेग नहीं भेजा जाता है। मतलब उस श्वसन केंद्र क्या करेगा, जब उस श्वसन करना होता है तो उस श्वसन केंद्र क्या करेगा, किसको इम्पल्स भेजेगा, ये निःश्वसन को आवेग भेजेगा, निःश्वसन केंद्र को। मतलब उस श्वसन केंद्र, तंत्रिका तंत्र से कोई आवेग नहीं आएगा उस श्वसन के लिए, जबकि उस श्वसन क्या करेगा, निःश्वसन को आवेग भेजेगा, निःश्वसन को भेजेगा, जिससे क्या होगा, निःश्वसन रुक जाएगा
और उच्छ्वसन शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाता है। बस यही होता है उस श्वसन केंद्र में कि उस श्वसन केंद्र के लिए तंत्रिका तंत्र से, ये याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र से कोई आवेग नहीं आता, कोई आवेग नहीं आता। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो जब पूरी तरह से निःश्वसन हो जाता है तो उस श्वसन केंद्र क्या करेगा, निःश्वसन केंद्र को कहेगा अरे कि बस बहुत है, अब आप निःश्वसन को रोक दीजिए। अब जैसे निःश्वसन रुक जाता है तो उसके तुरंत बाद उस श्वसन शुरू हो जाएगा ये अपने आप ही। तो ये उस श्वसन केंद्र का काम है कि उस श्वसन केंद्र के लिए कोई इम्पल्स नहीं आ रहा है, ये खुद निःश्वसन केंद्र को खुद सूचना भेजकर उस निःश्वसन को रोकेगा और फिर उस श्वसन शुरू हो जाएगा। यही बात है, जैसे मान लीजिए ये कि हमारे ये प्रवेश है, ये एक चैम्बर है और ये इधर इसका एग्जिट है, निकास। तो ये गेट अभी बंद है, तो ये क्या करेगा, जैसे ये पूरा चैम्बर फुल हो जाएगा तो यहाँ से ये कहेगा कि इस प्रवेश को बंद कर दीजिए ताकि यहाँ से कुछ हम रिलीज कर सकें, ताकि इसमें बैलेंस बना रहे, इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े। तो उस श्वसन केंद्र क्या करेगा, जैसे ही निःश्वसन फेफड़े वायु से बढ़ जाते हैं तो यह आवेग भेजेगा निःश्वसन केंद्र को कि आप उस निःश्वसन को रोकिए और फिर उस श्वसन शुरू हो जाएगा। दूसरा हम सेंटर ले लेते हैं जो हमारे पोन्स के अंदर पाए जा रहे हैं, पोन्स में। तो उस पोन्स में पाया जा रहा है न्यूमोटेक्सिक केंद्र, ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर। न्यूमोटेक्सिक ये कहाँ पर पाया जा रहा है, हमारे पोन्स के अंदर स्थित है। तो इसका काम देखो, मुख्य रूप से इसका काम है यह निःश्वसन को रोककर, इसका मुख्य काम है निःश्वसन को रोककर उस श्वसन को उद्दीप्त करना, उद्दीप्त करना, ये इसका इंपॉर्टेंट काम है, याद रखिएगा। ये निःश्वसन को तो रोकता है और उस श्वसन को उद्दीप्त करता है। तो ये क्या करेगा, ये जो होगा न्यूमोटेक्सिक सेंटर, देखो ये कैसे काम करेगा। ये जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर होगा ये आवेग भेजेगा, और आवेग किसको भेजेगा, ये भेजेगा निःश्वसन केंद्र को, निःश्वसन केंद्र को आवेग भेजेगा निःश्वसन को रोकने के लिए। मतलब ये जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है ये निःश्वसन केंद्र को आवेग भेजता है, जिससे क्या होता है, बहुत ही तेजी से, मतलब इसके जो पोन्स के जो आवेग आते हैं पोन्स से, वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और कुछ समय के लिए निःश्वसन होता है और फेफड़े वायु से पूरे भरते भी नहीं है। तो इसमें होगा क्या कि जब ये निःश्वसन को रोककर उस श्वसन को प्रेरित करेगा, यह निःश्वसन केंद्र को आवेग भेज रहा है निःश्वसन को। जब इससे भेजे गए जो आवेग है वो शक्तिशाली होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो आवेग होते हैं, जब ये आवेग शक्तिशाली होते हैं, आवेग होते हैं, ये आवेग अगर शक्तिशाली होंगे ना, तब बहुत कम समय के लिए ही निःश्वसन होगा, तब बहुत कम समय अर्थात केवल 0.5 सेकंड तक ही निःश्वसन होता है। मतलब ये हम कह रहे हैं कि निःश्वसन को रोकेगा, तो अगर ये बहुत शक्तिशाली आवेग भेजता है तो बहुत कम समय के लिए, यानी 0.5 सेकंड, 2 सेकंड भी नहीं होगा, 0.5 सेकंड ही निःश्वसन होता है। अतः क्या होगा, फेफड़े कुछ मात्रा में ही वायु से भरते हैं, पूरे थोड़ी भरेंगे, कुछ मात्रा में ही भर जाते हैं। लेकिन जब ये आवेग हैं, ये जो आवेग है ये कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तब निःश्वसन अगर कमज़ोर है तब निःश्वसन
अधिक समय तक अर्थात लगभग 5 सेकंड या इससे भी अधिक चल सकता है। देखो, जब इसके आवेग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तब निःश्वसन अधिक समय तक चलेगा अर्थात 5 सेकंड या इससे अधिक, और फेफड़े पूरी तरह से वायु से भर जाते हैं। इस प्रकार इस पर ये ध्यान रखिएगा। मतलब जब ये आवेग आते हैं और शक्तिशाली होते हैं तब तो ये बहुत कम समय के लिए निःश्वसन होने देगा, क्योंकि निःश्वसन को तो रोकता है और उस श्वसन को प्रेरित करता है। जब इसके आवेग शक्तिशाली पावरफुल होते हैं तो निःश्वसन बहुत कम होगा। जब इसके आवेग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो निःश्वसन अधिक समय तक होगा, फेफड़े पूरी तरह से वायु में से भर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये नीमोटेक्सिक सेंटर है, नीमोटेक्सिक केंद्र, याद रखिएगा ये निःश्वसन को तो रोकता है और उस श्वसन को प्रेरित करता है। तो ये नीमोटेक्सिक जो सेंटर है वो निःश्वसन की अवधि यानी समय व फेफड़ों के भराव को कंट्रोल करता है। मतलब ये बहुत पावरफुल मैसेज भेजेगा। तो निःश्वसन बहुत कम समय के लिए होगा, इसके आवेग कमज़ोर होंगे तो ये जो निःश्वसन है वो अधिक समय तक होता रहेगा। तो मतलब ये है कि अगर इसके जो मैसेज पावरफुल होंगे तो श्वसन दर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ये स्थिति होने वाली है। तो आज हमने इस वीडियो में हम केवल इसके श्वसन के नियमन पढ़ा है। तो 2 जगह के अंदर है, मेडुला ऑब्लांगेटा में और पोन्स में। मेडुला ऑब्लांगेटा में 2 सेंटर है, निःश्वसन केंद्र और उच्छ्वसन केंद्र, और पोन्स के अंदर एक केंद्र पाया जाता है न्यूमोटेक्सिक केंद्र। ये बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है कि न्यूमोटेक्सिक सेंटर मस्तिष्क में कहाँ होता है, तो ये मस्तिष्क के पश्च भाग के पोन्स में पाया जाता है। कौन है? न्यूमोटेक्सिक सेंटर। और उच्छ्वसन केंद्र और निःश्वसन केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? दोनों मेडुला में पाए जाते हैं। तो ये स्पष्ट कर दिया है मैंने कि निःश्वसन के लिए आवेग आएंगे, उच्छ्वसन तो उसके बाद में अपने आप होने लगता है। जैसे ही निःश्वसन के लिए जो आवेग आते हैं वो ख़त्म होते हैं, उसके बाद में ही तुरंत उच्छ्वसन शुरू हो जाता है। ऐसी हमारे शरीर में प्रक्रिया होती रहती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कृत्रिम श्वसन, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा।